हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टैली का एक और इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें आज हम कंप्लीट टैली को शुरू करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीएसटी से। पहले हम कुछ लेक्चर्स में देखेंगे उसकी जीएसटी, फिर हम उस जीएसटी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और सो एन एंड सो फार। इस वीडियो को हम थोड़ा सा लंबा ना रख के दो चार पार्ट्स में रखेंगे, ताकि आपके लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी और इजी हो जाए। तो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में आज हम शुरू करेंगे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन और उसके टाइप के बारे में। तो मेनली जीएसटी के दो तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं रेगुलर स्कीम, दूसरा रजिस्ट्रेशन जिसे हम बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम। रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम में जो डिफरेंस बनाया गया है वो मेनली उनके टैक्स रेट्स की वजह से बनाया गया है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरीके की टैक्स स्लैब्स होती हैं जो कि अलग अलग एचएसएन को डिनोट करती हैं। अब एचएसएन को हम समझ सकते हैं कि एचएसएन की फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसकी क्या है एक मॉनेटरी वैल्यू है, उसके लिए एक एचएसएन प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, और उसके लिए एक कंप्लीट टैक्स स्लैब दी गई है। अब जो हमारी मेन टैक्स स्लैब्स है वो यही होती है, जिसमें हमारे 0.5%, 1% और 3% की जो स्लैब्स होती हैं वो रॉ मटेरियल को डिनोट करती है। जो भी रॉ मटेरियल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे आते हैं हमारे इन तीन स्लैब्स में। उसके बाद आते हैं हमारे जनरल प्रोडक्ट्स। जनरल प्रोडक्ट्स मतलब जो कि हमारे रेगुलर यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे कपड़े या अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारे हमारे आते हैं 5% एंड 12% कैटेगरी में। और जो हमारे मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जिन्हें हम जैसे कह सकते हैं कि हमारा टीवी, एसी, कंप्यूटर, उन्हें हम लाते हैं 18% कैटेगरी में। साथ ही में हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट के एक डेफिनेशन में हमने नाम दिया है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो कि एसेंशियल नहीं है फॉर लिविंग। तो उन गुड्स की जो टैक्स स्लैब है वो हमारी आती है 28%। और ये जो 28% टैक्स स्लैब आती है, यही मेजर रीजन है 28% के साथ साथ जिसके लिए हमने क्या किया है, ये चेंजेस किए हैं। तो ये जो चेंजेस किए गए हैं, इसमें जो टैक्स पेयर होता है उसको कुछ रिलीफ दिए जाते हैं। रिलीफ क्या है? जो कि हमारा रेगुलर स्कीम है उसमें जितने भी टैक्स स्लैब्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द आइटम, जो भी आइटम आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसकी स्लैब के हिसाब से लगाया जाता है। बट हमारी जो कंपोजिशन स्कीम होती है उसमें जो टैक्स स्लैब्स हैं वो प्री डिफाइन नहीं है। उसमें आपकी जो लिमिट ऑफ टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब आपने एक साल में कितना सेल किया है, वो जो सेल की लिमिट है उसके हिसाब से आपका जो टैक्स रेट है वो डिफाइन किया जाता है। अब जो ये लिमिट है ये दो अलग अलग स्कीम के हिसाब से बांटी गई है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तभी आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अवेलेबल है, मतलब तभी आप कंपोजिशन स्कीम में अवेल कर सकते हैं। बट अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो आप कंपोजिशन स्कीम में अवेल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रेगुलर स्कीम है हमारी, उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं हमारी मेजर स्कीम जिसे कहते हैं कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम में कुछ गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट्स दिए हैं, जिन बेनिफिट के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा बेनिफिट है कि हमें जो हमारी टैक्स स्लैब है उनसे रिलीफ दिया जाता है, और तीन मेजर टैक्स स्लैब बनाई गई हैं। पहली टैक्स स्लैब है जिसे कहते हैं 1%, दूसरी टैक्स स्लैब है जिसे कहते हैं 2%, और तीसरी टैक्स स्लैब है जो है 5% की। 1% जो टैक्स स्लैब बनाई गई है वो बनाई गई है ट्रेडर के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और वो अपनी सेंट्रल स्कीम में ले आता है, तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो सेंट्रल स्कीम है उसके लिए उसका जो टैक्स रहेगा उसको अपनी स्लैब से नहीं देखना है उस आइटम का रेट क्या है। उसके लिए जो स्कीम है उसको सिर्फ 1% टैक्स देना होगा। मतलब अगर मान लीजिए वो 28% वाली प्रोडक्ट की कैटेगरी में डील करता है, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए वो क्या करता है, किसी लग्जरी गुड्स में डील करता है, तो उसको 28% टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। बट अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेता है तो उसको सिर्फ 1% टैक्स देना होगा। और अगर मान लीजिए वो एक मैन्युफैक्चरर है, ऐसा माना जाता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके जो प्रॉफिट रेशियो होते हैं वो ट्रेडर के मुकाबले ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए जो टैक्स स्लैब है वो 2% रखी गई है। थर्ड में हमारा आता है फूड सप्लाई। अगर आप फूड का बिजनेस करते हैं, याद रखिएगा फूड रेस्टोरेंट का नहीं, फूड सप्लाई का। अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट रखते हैं तो आप इस स्कीम में नहीं आ सकते हैं, आपको इसके लिए टेक अवे वाला ऑप्शन रखना होगा। इसका एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो बहुत से रेस्टोरेंट आपने देखे होंगे अपने आसपास जो कि आप सिर्फ टेक अवे का ऑप्शन रखते हैं। उसका मेन जो रीजन यही है कि उससे उनकी जो टैक्स रिलीफ है वो उनको मिल पाता है। यहां तक समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, आगे समझते हैं कि ये जो हमारी टैक्स स्लैब है ये किस तरीके से बेनिफिट करती हैं एक रेगुलर टैक्स पेयर को। तो इसके दो मेजर बेनिफिट होते हैं जब हम कंपोजिशन स्कीम लेते हैं।
जिसमें पहला मेजर बेनिफिट जो कि मैंने आपको बताया कि आपका जो टैक्स रेट होता है वो लो हो जाता है। दूसरा जो मेजर आपका रिलीफ रहता है कि जो आपको रिटर्न फाइलिंग है वो मंथली बेसिस पे ना करके आपको क्वार्टरली बेसिस पे करनी पड़ती है। इसका मतलब होता है जो आपके टैक्स कंप्लायंसेस होते हैं वो मंथली बेसिस पे रेगुलेट ना होकर क्वार्टरली बेसिस पे रेगुलेट करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अब ये जो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट का मतलब क्या है कि जो आपकी टैक्स की पेमेंट है वो आपको मंथली लेवल पर करनी है, बट जो रिटर्न फाइलिंग है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे करनी होती है। तो इससे जो आपका अकाउंटिंग का वर्क होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट इसके साथ साथ कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ड्रॉबैक्स कि हर व्यक्ति इसी स्कीम को ऑब्टेन ना कर ले, इसके लिए इसमें कुछ लिमिटेशन दी गई हैं जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्यूआरएमपी स्कीम बनाई गई है, इस क्यूआरएमपी स्कीम में कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन में सबसे मेजर जो लिमिटेशन है वो ये कहती है कि अगर आप इस माल को बेचना चाहते हैं या क्यूआरएमपी स्कीम में आना चाहते हैं तो आपका पहला जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। दूसरी लिमिटेशन हमारी होती है कि जब भी आप क्यूआरएमपी स्कीम लेते हैं तो आप कभी भी वो जो क्यूआरएमपी स्कीम ले रहे हैं उसमें आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। इंटर स्टेट का मतलब हो गया कि कभी भी आप अपने स्टेट से के अलावा किसी और स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी अदर स्टेट में माल को सप्लाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्यूआरएमपी स्कीम अलॉट नहीं की जाएगी। तीसरा जो लिमिटेशन होता है आपका कि आप जो आपका टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं रख सकते, और साथ ही साथ आप कुछ बिजनेसेस को ऑब्टेन नहीं कर सकते, जिसमें पहला होता है आपका टबैको रिलेटेड बिजनेस। अगर आप अल्कोहल, टबैको, लिकर रिलेटेड जो भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस को गवर्नमेंट प्रमोट ना करने के रीजन से इनको क्यूआरएमपी स्कीम से हटा देती है। साथ ही में जब हम क्यूआरएमपी स्कीम लेते हैं तो कुछ और भी लिमिटेशन होती है जो हमें दी जाती है। मतलब ये जो 1% या 2% या 5% आपको देना है, ये 1, 2 और 5% नॉर्मली आप जिसको भी माल बेचते हैं उससे ऑब्टेन कर लेते हैं। बट क्योंकि ये जो रेट्स हैं वो बहुत कम किए गए हैं तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसी कंडीशन में आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि ये जो 1%, 2% और 5% आपको देना है वो 1%, 2% और 5% आपको अपनी जेब से देना होगा। दैट मीन्स कि आप कलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। बट साथ में एक और लिमिटेशन आपको दी गई है। लिमिटेशन क्या है कि जो रिलीफ है ना वो सिर्फ सेल तक रखा गया है। जो रिलीफ है, जो टैक्स रिलीफ है आपका सेल और परचेज का, उसमें सिर्फ सेल को ही सिर्फ रिलीफ का पार्ट बनाया गया है। और परचेज करते वक्त लगने वाला जो टैक्स है वो एज इट इज रहेगा जैसा कि आइटम पे पुट ऑन हुआ है। क्योंकि जो परचेज होती है वो आप किसी और वेंडर से करके आते हैं और गवर्नमेंट आपको अपने आइटम पे टैक्स पे रिलीफ दे सकती है, बट किसी और वेंडर के टैक्स पे आपको रिलीफ नहीं दे सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो टैक्स है वो सिर्फ आपको परचेज पे कंप्लीट देना होगा। दैट मीन्स कि जो रेट एप्लीकेबल होते हैं आपकी रेगुलर स्कीम में वो सारे रेट आपके एप्लीकेबल होंगे, बट सिर्फ परचेज तक। और सेल्स के जो रेट हैं वो सारे आपके अलग रहेंगे एज रिक्वायर्ड ऑफ योर कंपनी। इस वाले सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम और डिटेल में बात करेंगे रेगुलर स्कीम के बारे में, कैसे कैसे टैक्स डिडक्ट होता है, कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे।